Hello and welcome back to my YouTube channel. Let's start इनकम टैक्स मैराथन। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन नोट्स है। एंड ऑब्वियसली इनकम टैक्स काफ़ी वास्ट यूनिट है, एक सेशन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, तो उस एस्पेक्ट को, उस पॉइंट को कवर करने का कोशिश किए। लेट्स स्टार्ट। सो इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो तो पता ही है सबको कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट अब वो चेंज होने जा रहा है 2026 वाले 2025 वाले एक्ट से। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025-26। ठीक है, तो जो सेक्शन 1 है वो क्या कहता है इनकम टैक्स का, अभी हम लोग जो नेट के लिए पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही पढ़ेंगे अप टू दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, इसलिए कोशिश तो यही है कि जून 26 में ही नेट क्वालिफाई करना है एनी हाउ। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 1 है वो कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल में ही एक्ट आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया तक, और कमिसमेंट हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशंस के बारे में, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, एसएससी पर्सन। सो एसएससी का जो डेफिनेशन है 2+7, पर्सन है 231, एग्रीकल्चर इनकम है 21A। थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग नीचे भी डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 2+31 डेफिनेशन बताता है पर्सन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि पर्सन में कौन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सेक्शन 3 बताता है प्रीवियस ईयर के बारे में। सेक्शन 4 बताता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। सैलरी का सेक्शन है 15। ठीक है, 15 से स्टार्ट होता है। सैलरी का सेक्शन है 15। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है 22। पीजीबीपी प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन है 28। कैपिटल गेन का है 45। अदर सोर्सेज का है 56। इनकम टैक्स एक टैक्स है जो कि लेविड है किस पर, टोटल इनकम के ऊपर ऑफ द प्रीवियस ईयर और फॉर एवरी पर्सन। नेक्स्ट जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। ठीक है, सेक्शन 6 में जो डिस्कस होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसके आधार पर ही स्कोप और एक्सटेंड होता है। जैसे बात करें इनकम करने का इन इंडिया में, तो यहाँ 3 कैटेगरी है। रेसिडेंशियल स्टेटस मुझसे निकल के आता है ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और NR नॉन रेसिडेंट। ठीक है, कंडीशंस है एडिशनल बेसिक, उस पर नहीं जा रहे, मेनली बात करते हैं। सो इन इंडिया इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड, तो फिर तीनों में ये टैक्सेबल है। इनकम एक्रोज या अराइज या फिर डीम टू बी एक्योर या अराइज इन इंडिया, तब भी तीनों में टैक्सेबल है। इनकम एक्योर अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट ए बिजनेस कंट्रोल्ड या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब इनकम अराइज हुआ है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हुआ है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका जो बिजनेस है कंट्रोल या फिर उसका जो प्रोफेशन है सेटअप है इंडिया में, तब फिर ROR के लिए टैक्सेबल होगा, RNOR के लिए भी टैक्सेबल होगा, NRI के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एनी अदर केस होने से, फॉर एग्जांपल रेमिटेंस, तो फिर सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल होता है, बाकी 2 केस के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। फाइनेंस एक्ट 2025 असेसमेंट ईयर है इसका 2026-27, प्रीवियस ईयर है 25-26। ठीक है, पहले ओल्ड रिजाइम देख लेते हैं जो पता है सबको। 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ओल्ड रिजाइम। न्यू रिजाइम जो 2021 से आया है वो है 4 लाख तक नो नील, 4 से 8 लाख, इधर इधर 4 लाख बढ़ते रहेगा और इधर इधर
5% बढ़ते रहेगा। ठीक है, इधर 4 लाख बढ़ाना है, इधर 5% बढ़ाना है। सो 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, एंड एबव 24 लाख, 24 लाख से एबव होने पर 30%। सीनियर सिटीजन के लिए जो है ओल्ड में 3 लाख तक नील, 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक नील, 5 से 10 लाख तक 20%, मोर देन 10 लाख 30%। एक चीज़ आता है जैसे यहाँ पर सरचार्ज रेट। ठीक है, सरचार्ज हो गया, रिबेट हो गया, तो अंडर सेक्शन 87A के अंदर है सरचार्ज ऐड होता है और रिबेट माइनस होता है। सो जैसे ही 50 लाख टच करता है तो 50 से अगर 1 करोड़ तक का बीच में टैक्सेबिलिटी है तो फिर 10% लगेगा सरचार्ज। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, और मोर देन 2 करोड़ है तो मैक्सिमम 25%। रिबेट में है कि अगर टोटल इनकम लेस देन या फिर इक्वल टू 12 लाख है तो फिर जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर 60,000 का अमाउंट विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, विच एवर इज़ लोअर आपको वो रिबेट में मिल जाएगा। सर्टेन एग्जाम्पशंस आर नॉट अलाउड इन न्यू रेजाइम। ठीक है, न्यू रेजाइम अगर कोई चूज़ करता है तो पहली बात, अगर प्रॉफिट गेन से इनकम हो रहा है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो फिर वो कोई जंप नहीं कर सकता है कि ओल्ड रेजाइम ले लिया या न्यू रेजाइम ले लिया। ठीक है, तो जो पीजीबीपी में नहीं आते सिर्फ उन्हीं के पास ये ऑप्शन होता है कि स्विच कर ले, कि जो उनके लिए बेनिफिशियल है, पीजीबीपी के लिए नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पशन है जो न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं होते, जैसे अंडर सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन, 10(13) है HRA, 10(14) स्पेशल अलाउंस, 10(17) डेली अलाउंस फॉर MP MLA, 10(32) माइनर चाइल्ड क्लबिंग, 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स हॉलीडेज, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 32(1), 32 सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A एडिशनल डिप्रिसिएशन, 80cc 80U भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80cc D2, 80cc H2, 80JJAA। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। तो ये सब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा न्यू रेजाइम ऑप्ट करने से। कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कि न्यू रेजाइम में अलाउड है। ठीक है, अलाउड है। 16(1)A मिलेगा 75,000 तक, फैमिली पेंशन डिडक्शन मिलेगा, 80cc D2 मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम। अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्रीकल्चर इनकम आता है। ठीक है, फ्रॉम लैंड इन इंडिया, भारत में अगर लैंड है और यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एक स्कीम है PIS पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम, जिसमें तो एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है, बट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अप टू सम सर्टेन लिमिट, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है, बट वो लिमिट या कंडीशन फुलफिल अगर कर जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो फिर उसको PIS में डाल दिया जाता है, पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम में। PIS का कंडीशन क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, और फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP। ठीक है, इन सब के लिए अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर वो आ जाएगा पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम में।
ठीक है, कुछ इनकम कंपटीशन देख लेते हैं, पार्टली एग्रो एंड पार्टली नॉन एग्रो ऑन नेशनल बेसिस। तो अगर टी, रबर, कॉफ़ी, टी से जो रिलेट करता है वो रूल 8 है। रूल 8 है चाय के लिए। रूल 7A है रबर के लिए। 7B1 एंड 7B1A है कॉफ़ी के लिए। ठीक है, 8 मतलब चाय, 7 मतलब रबर, 7 है, और 7B1 कॉफ़ी के लिए। तो इधर है एग्रीकल्चरल इनकम, इधर है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो ये है एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर। तो रूल 8 क्या बोलता है चाय के लिए कि 60% एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जो ज़्यादा वाला पोर्शन है सारे ही केस में वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, सो 60-40 का रेशियो है यहाँ, 65-35 का रेशियो है, 75-25 का रेशियो है। 7B1 में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ क्योर्ड कॉफ़ी का बात करता है, और यहाँ पर रोस्टेड और ग्राउंडेड भी है साथ में क्योर्ड के साथ। 75-25 क्योर्ड में, क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड में 60-40 का। ठीक है, तो पहला वाला 60-40 है, लास्ट वाला 60-40 है, उसके बाद 65-35 है, उसके बाद 75-25, ऐसे याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, डिडक्शंस। टीसी से टीयू वाला डिस्कस करेंगे, डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस। ठीक है, एग्जाम्पशंस को जीटीआई में हम लोग ऐड नहीं करते, और डिडक्शंस को कैनॉट बी क्लेम ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर क्लेम नहीं कर सकते, अंडर सेक्शन 111A में भी नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी नहीं कर सकते, कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी इनकम वगैरह, हॉर्स रेस, ये सब में भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 से स्टार्ट होता है एग्जाम्पशंस, और 80C से 80U इंक्लूडिंग 10AA हो जाता है डिडक्शंस के बारे में। एनी इनकम एडेड इन जीटीआई देन माइनस। ठीक है, कोई इनकम है जिसको पूरा ऐड किया गया है साथ, देन फिर जीटीआई से माइनस कर दिया जाता है डिडक्शंस को, और एग्जाम्पशन को जो है वो ऐड किया ही नहीं जाता। ठीक है, वो बाद में लेस होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। अच्छा, इन न्यू रेजाइम नो डिडक्शंस आर अवेलेबल एक्सेप्ट। ठीक है, न्यू रेजाइम में कोई भी नहीं मिलता एक्सेप्ट, अभी डिस्कस किए थे, 80CCD2, 80CCH2, 80JJAA से 80C। अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख तक छूट है। LIC प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, हाउस प्रॉपर्टी पेमेंट्स, लोन्स, टर्म डिपॉजिट 5 साल के लिए अगर ये सब है तो 80C में छूट मिल जाएगा 1,50,000 तक। सेकेंड, अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिक्लेम अप टू 25,000, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इफ 5,000 तक है तो फिर कैश में ऑल्सो अलाउड। अंडर सेक्शन 80DD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल, अगर 40% डिसेबिलिटी है तो फ्लैट 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर 80% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो फ्लैट 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन 80DDB मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ या डिपेंडेंट स्पेसिफिक डिसीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कैंसर, एड्स। ठीक है, तो डिडक्शन लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस या फिर 40,000, दोनों में से जो लोअर होगा वो डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन 80E है हायर एजुकेशन इंटरेस्ट के लिए अप टू 8 असेसमेंट ईयर। 80EE है हाउस लोन इंटरेस्ट के लिए 50,000 तक। अंडर सेक्शन 80EE है हाउस लोन के लिए, लेकिन ये लिमिट है 1.5 लाख तक। अंडर सेक्शन 80EE है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटरेस्ट के लिए 1.5 लाख तक। 80G डोनेशन के बारे में बात करता है। 80GG रेंट पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में बात करता है, लेकिन वो HRA नहीं होना चाहिए। 80GG नॉट फॉर HRA बट पेइंग फॉर रेंट। ठीक है, ₹5,000 पर मंथ तक का डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन 80GGA स्पेसिफाइड रिसर्च के लिए है GGA, 100% डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन जी 80GGB। अंडर सेक्शन 80GGB
अगर कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है, ठीक है, अगर कंपनी कोई डोनेशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को तो वो 80 जीजीबी में आ जाएगा। 80 जीजीसी है कि एनी अदर पर्सन, अगर कोई अदर पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है तो फिर आ जाएगा वो 80 जीजीसी में। 80 आरआरबी, अंडर सेक्शन 80 आरआरबी पेटेंटी के लिए, ठीक है, जो पेटेंट करवाता है उसमें डिडक्शन 3 लाख तक। अंडर सेक्शन 80 क्यूक्यूबी में ऑथर के लिए 3 लाख तक डिडक्शन। अंडर सेक्शन टी टी ए 80 टीटीए में है, अंडर सेक्शन 80 टीटीए में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अप टू 10,000। टीटीबी में सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट 50,000 तक। अंडर सेक्शन 80 यू में डिसेबिलिटी के चलते हैं 75,000 तक डिडक्शन। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये ना जाने के तुझे कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटीआर फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न के क्या क्या टाइप्स है फॉर्म के। तो आईटीआर 1 को सहज कहा जाता है। रेसिडेंट विथ इनकम अप टू 50 लाख फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस, नॉट डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स इन अनलिस्टेड शेयर्स। ITR 2 for individual HUF without business income. ITR 3 for individual HUF with business income. ITR 4 को सुगम भी कहते हैं, for residents HUFs and firms with income up to 50 lakh from business under section 44AD, 44ADA या फिर 44AE। ठीक है, तो ये सेक्शन किस में फाइल होगा? ITR 4 सुगम में। Then ITR 5 for entities other than individual HUF companies and those filing ITR 7। ठीक है, अदर देन मतलब इन सबको छोड़ के, इंडिविजुअल को छोड़ के, HUF को छोड़ के, कंपनीज को छोड़ के, और जो ITR 7 फाइल कर रहा है उसके लिए ITR 5 है। ITR 6 कंपनीज के लिए, ITR 7 फॉर एंटिटीज फाइलिंग अंडर स्पेसिफिक सेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक सेक्शन आ जाता है 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C एंड 139(4)D। अगर ये सबसे रिलेटेड है तो ITR 7 देन है। ITR भी एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हम ITR फाइल कर दिए। कुछ है और सेक्शंस देख लेते हैं। ये सारे जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ जाते हैं। ग्रेचुइटी सेक्शन है 10-10, 20 लाख तक। कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 10-10A, लीव एनकाशमेंट 10-10AA, 25 लाख तक का छूट। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 10-10B, 5 लाख तक। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन 10-10C, 5 लाख तक। तो ग्रेचुइटी है 10-10 में। कम्यूटेड पेंशन है 10-10A में। ठीक है, तो ग्रेचुइटी, पेंशन, फिर आ जाता है लीव एनकाशमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो जीपी सॉरी या बोल सकते हैं GPLRB। ठीक है, ऐसे GPLRB। ठीक है, और सेक्शन सब तो ऐसे एक मतलब इनिशियली बढ़ते जा रहा है। 10-10 आया, फिर 10-10A आया, फिर 10-10AA आया, उसके बाद 10-10B आया, फिर 10-10C आया। 20 लाख इसका लिमिट मतलब डिपेंड करता है कि वो कितना पेंशन मिल रहा है। लीव एनकाशमेंट 25 लाख, रिट्रेसमेंट कॉम्पनसेशन 5 लाख, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन 5 लाख तक। देन बात करते हैं सेक्शन 91 का, जो रिलीफ के बारे में बात करता है। फॉर दोज एसएससी हु इज़ ROR इन इंडिया, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इन इंडिया में,
उनके रिलीफ के बारे में बात करता है सेक्शन 91। नो एग्रीमेंट विद अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। इनकम एक्योर्स और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, इनकम जो है या अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया में। इनकम इज नॉट डीम्ड टू एक्योर अराइज इन इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया एक्योर तो हो रहा है लेकिन डीम्ड टू एक्योर नहीं होना चाहिए। इनकम पर टैक्स लगता हो जिस देश में भी अर्न किया है, और एसएससी ने टैक्स भी कर दिया, ठीक है। सेक्शन 92C मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात करता है 92C। कुछ और सेक्शंस देख लेते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, ठीक है। तो क्लब जब किया जाता है तो अंडर सेक्शन 64(1)(a) में, और बच्चों पर है शायद रुपये, हाँ, 1500 रुपया करके पर चाइल्ड कुछ बेनिफिट्स मिलता है पेरेंट्स को। रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 39, रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3), बिलेटेड रिटर्न 139(4), रिवाइज रिटर्न 139(5) एंड डिफेक्टिव रिटर्न 139(9). इसके बाद कुछ रूल्स देख लेते हैं सेट ऑफ के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर सेट ऑफ लॉसेस। ये लॉस का हेड है और प्रोविज़न क्या है सेट ऑफ के रिगार्डिंग। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है तो फिर किसी भी अदर हाउस प्रॉपर्टी के साथ उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगर फिर भी लॉस है तो फिर एनी अदर हेड ऑफ इनकम मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। कोई और हेड ऑफ इनकम के साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक 2 लाख तक ही हो पाएगा। नेक्स्ट है फिर लॉस फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन कैसे सेट ऑफ होगा। इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, सबसे पहले तो कोई अदर बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है उससे, उसके बाद फिर एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरीज, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा लेकिन 2 लाख तक। बिजनेस प्रोफेशन भी किसी भी हेड के साथ हो जाएगा लेकिन सैलरी को छोड़ के, एक्सेप्ट सैलरी। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन सिंपल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ठीक है। तो ऊपर वाला दो इंपॉर्टेंट था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट टीडीएस रेट एंड उसका थ्रेशोल्ड। तो सेक्शन 192 में आता है पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स जब सैलरी का पेमेंट कर रहा है, सेक्शन 192 कट ऑफ अमाउंट है इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग, और टीडीएस का रेट भी अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ स्लैब। 193 है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाय कंपनी, 10,000 का कट ऑफ अमाउंट, 10% रेट है। 194A है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 5,000 जनरल कट ऑफ, टाइम डिपॉजिट नॉन सीनियर सिटीजन 40,000, टाइम डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन 50,000, 10% इसका भी रेट है। 194B है विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम पजल 10,000, 30% रेट। 194 डबल बी है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है। 194B में हॉर्स रेस नहीं आता, लॉटरी आता है, गेम आता है, पजल आता है। डबल बी में हॉर्स रेस आता है। 194 डबल बी में हॉर्स रेस आता है, 10,000 अमाउंट, 30% का टीडीएस रेट। मैंने 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब फिर 194C वाला सेक्शन ध्यान रखना है। पेमेंट है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1%, अदर्स के लिए 2%। कट ऑफ अमाउंट सिंगल टैक्सेशन 30,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 194D है इंश्योरेंस कमीशन के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 10% रेट, अदर्स के लिए 5% रेट। 194E है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, 20% रेट है। 194G है कमीशन सेल्फ ऑफ लॉटरी टिकट्स, 5% रेट। 194H है
कमीशन फ्रॉम ब्रोकरेज मैंने कमीशन फ्रॉम ब्रोकरेज 5% रेट। देन 194 आई है रेंट के लिए, इसका रेट है। मशीन प्लांट एंड मशीन है तो 2%, लैंड एंड बिल्डिंग है तो 10%। 194 1A है पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेमेंट, ठीक है, याद रखना। 194 1IA है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, रेट है 1%। 194 1IB रेंट बाय इंडिविजुअल या HOF 5%। 194J प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, डायरेक्टर फीस, रॉयल्टी 10%। 194LA कॉम्पनसेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी 10%। 194N कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक 2%। 195 पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट, रेट इन फोर्स। देन आ जाते हैं TDS रिटर्न फॉर्म्स में, चालान्स में और उसके ड्यू डेट्स में। 24Q किसका है? स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS फ्रॉम सैलरी, सैलरी के लिए TDS फ्रॉम सैलरी, ठीक है। 26Q है स्टेटमेंट ऑफ TDS ऑन ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी, मतलब 24 वाला है सैलरी के लिए, ठीक है। 26Q वाला है सैलरी को छोड़ के सब। 27Q है स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, एनी अदर सेम पेबल टू नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए, डिविडेंड के लिए कोई भी अमाउंट नॉन रेजिडेंट को अगर पे करे उसके लिए। 27EQ है स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। 26Q भी है फॉर सेक्शन 194 1A जो अभी हम पढ़ के आए। सेपरेट रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड, चालान्स कम रिटर्न नंबर टू बी फाइल्ड फॉर्म 60 26QB टू बी डिपॉजिट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days with effect of 1/6/16 from the end of the month in which the deduction is made. Time deposit timeline reference, TDS deducted has to be deposited by 7th of the next month, ठीक है। TDS जो डिडक्ट हो रहा है वो जमा करना पड़ता है अगले महीने के 7 तारीख के अंदर अंदर, या अप टू 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मार्च के लिए ड्यू डेट है, मार्च के लिए ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, याद रखना है इसको कि जो मार्च के लिए TDS का ड्यू डेट होगा वो 30 अप्रैल का होगा। चालान फॉर्म ऐसा होता है, चालान नंबर ऑब्लिक ITNS 281। TDS सर्टिफिकेट 16 फॉर्म 16 होता है सैलरी के लिए, फॉर्म 16A होता है नॉन सैलरी के लिए, 16B होता है प्रॉपर्टी के लिए, 16C होता है रेंट के लिए, ठीक है। SNSPR 16 है, 16B 16C। ड्यू डेट्स देख लेते हैं। क्वार्टर, पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून तक, दूसरा है जुलाई से सितंबर तक, थर्ड है अक्टूबर से दिसंबर तक, एंड लास्ट है जनवरी से मार्च तक। तो ड्यू डेट फॉर फॉर्म 24Q एंड 24 एंड फॉर्म 26Q, 24Q और 26Q के लिए जो ड्यू डेट है वो अप्रैल से जून वाला के लिए 31 जुलाई, जुलाई से सितंबर वाला के लिए है 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर के लिए 31 जनवरी, जनवरी से मार्च के लिए 31 मई, ठीक है। तो ये तो इजी है कि जून का ख़त्म हो रहा है तो जुलाई में, सितंबर का ख़त्म हो रहा है तो अक्टूबर में, दिसंबर का ख़त्म हो रहा है तो जनवरी में। बस मार्च वाला ध्यान रखना है कि मार्च का ख़त्म हो रहा है तो अप्रैल में नहीं, मई में उसका ड्यू डेट होगा। फॉर्म 27 का जून है तो जुलाई का ये हो गया, तो उसका एक महीना बाद 31 जुलाई, इसका सेम 31 ऑक्ट, इसका भी सेम 31 जैन, इसका भी सेम 31 मई, मतलब अलग सिर्फ एक हो रहा है यहाँ पर, ये वाला चीज़ तो बस डेट अलग है बाकी सेम। और 27EQ में अप्रैल से जून का 15 जुलाई, ठीक है, सबका हाफ हाफ हो जाएगा। इसका जो ये जितना भी है इसका हाफ, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 मई। इसी के साथ हम लोग का टैक्स का रिवीजन नोट्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेके आएंगे स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन नोट्स, और उसके बाद फिर बिजनेस HRM बचेगा, फिर मैं लग जाऊंगा अपने PYQs में। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई वुड से ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, once or twice, for me it doesn't even matter। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज़ में।